जून 2009 कर्नाटका हासन। वहाँ के इंटरसिटी बस स्टैंड के लेडीज़ वॉशरूम के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमी थी। लोग गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जो औरत उस वॉशरूम को यूज़ करने के लिए अंदर गई हुई थी वो काफ़ी टाइम से बाहर आ ही नहीं रही थी। पहले कुछ मिनट, फिर घंटे, दरवाज़ा बंद। लोगों ने दरवाज़ा नॉक किया, आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। 3-4 घंटे बीत गए। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। 2 लेडी कांस्टेबल वहाँ पे आते हैं। वो भी दरवाज़ा नॉक करते हैं। स्टिल साइलेंस। एक ज़ोर का धक्का, दरवाज़ा तोड़ दिया गया। उसके बाद जो मंजर उनके सामने था उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वॉशरूम के फ्लोर पे एक औरत, सांस रुक चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो शादी के जोड़ों में थी। देखने से लग रहा था कि उस औरत ने अपने आप की जान ली है, लेकिन ये केस जितना सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल था नहीं, क्योंकि 2003 से लेकर 2009 तक कर्नाटका के अलग अलग पब्लिक वॉशरूम्स में 20 से ज़्यादा औरतों की लाश ऐसे ही सिमिलर कंडीशन में पाई गई थी। क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने 30 से ज़्यादा औरतों को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि उन औरतों ने अपने ही हाथों से अपने आप को मार डाला, लेकिन उन औरतों को ये पता नहीं चला कि उनका असली कातिल कौन था। Welcome back to another video of Fintel. My name is Amit. In this video we are going to discuss about the case of Cyanide Mohan. 15th of June 2009 कर्नाटका के बंटवाल तालुका के बारीमार नाम के एक छोटे से गांव से 22 ईयर ओल्ड अनीता मूल्या नाम की एक औरत अपने घर छोड़ के भाग जाती है। भागने से पहले अनीता ने अपने घर पर एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने क्लियरली मेंशन करा था कि वो अपने मर्जी से घर छोड़ के भाग रही है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। एंड उसी टाइम पे बारीमार गांव से अली नाम का एक लड़का भी मिसिंग था। उन दिनों बारीमार गांव में काफी ज्यादा कम्युनल टेंशन था। इस वजह से कुछ कम्युनल ग्रुप्स ने अनीता के मिसिंग वाले इंसिडेंट को लव जिहाद का मामला बनाकर इसे लेके दंगे करने लगे। दंगे इस हद तक बढ़ चुके थे कि लोग पुलिस स्टेशन को तक जलाने आ गए थे। इस वजह से पुलिस वालों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना। उस टाइम के सर्कल इंस्पेक्टर नंजुंडया गौड़ा ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाया एंड वो अनीता के केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। पुलिस वाले अली के तलाश में थे, लेकिन 2-3 दिन बाद अली खुद पुलिस वालों के पास आकर अपने लिए प्रोटेक्शन मांगता है। पुलिस वालों को ये पता था कि अली को गांव वालों से खतरा है। इस वजह से पुलिस वाले अली को पुलिस कस्टडी में रखते हैं एंड उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले अनीता के बारे में अली से पूछते हैं तो अली कहता है कि नहीं साहब, मैं अनीता को नहीं जानता, मेरा और उसका कोई चक्कर नहीं था, वो अपने मर्जी से किसी और के साथ भागी है एंड गाँव वालों को लगता है कि मैंने उसे भगाया है। मैं उस दिन किसी काम की वजह से गाँव से बाहर गया हुआ था। जब तक मैं गांव पहुंचा तो गांव में फेक रूमर्स फैल गए थे कि मैंने ही अनीता को भगाया है एंड अली के पास इनफ एविडेंस भी थे कि वो प्रूव कर सके कि उस टाइम पे वो अनीता के साथ नहीं था। पुलिस वालों को अली के ऊपर शक था, लेकिन अली के पास मौजूद एविडेंस देख के पुलिस वालों को ये समझ में आ चुका था कि अली बेकसूर है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बंटवाल पुलिस अनीता के फोटोग्राफ्स कर्नाटका के डिफरेंट पुलिस स्टेशन को सर्कुलेट करते हैं। बंटवाल से 107 किलोमीटर दूर हसन पुलिस को वहां के एक पब्लिक वॉशरूम में एक औरत की लाश मिली थी एंड जो डिटेल्स बंटवाल पुलिस ने डिफरेंट पुलिस स्टेशन को सर्कुलेट करा था वो डिटेल हसन पुलिस के पास भी था एंड उन्होंने उन डिटेल्स को उस लाश के डिटेल से मैच किया तो वो काफ़ी हद तक मैच कर रहे थे। इस वजह से हसन पुलिस ने बंटवाल पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया एंड बंटवाल पुलिस हसन आके उस लाश को आइडेंटिफाई करते हैं एंड वो लाश और किसी की नहीं बल्कि अनीता मूल्या की ही थी। पुलिस वाले जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं तो रिपोर्ट्स में यह पता चला कि अनीता ने साइनाइड खा के अपने आप की जान ली है। लेकिन पुलिस वालों के दिमाग में यह भी सवाल था कि अगर अनीता को अपने आप की जान लेना ही था तो वो बारीमार गांव से 107 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके एक नॉर्मल से पब्लिक वॉशरूम में ही ये कदम क्यों उठाएगी। इसलिए पुलिस इस केस को और डेप्थ में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। पुलिस वालों के पास इस केस के रिलेटेड कोई भी लीड नहीं था। इस वजह से पुलिस वाले अनीता के फोन का CDR निकलवाते हैं ताकि वो पता लगा सके कि मरने से पहले अनीता ने किस किस से बात करी थी। जब पुलिस वालों को CDR मिलता है तो उसमें एक अजीब सा पैटर्न नजर आया कि अनीता मरने से पहले किसी कावेरी नाम के औरत के साथ दिन भर बात करती थी। दिन भर इन द सेंस बहुत घंटों, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से वो कावेरी नाम के औरत के साथ बात कर रही थी। इस वजह से पुलिस वाले कावेरी के डिटेल्स निकलवाते हैं एंड उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसे बार बार कॉल लगाया गया, लेकिन हर बार उन्हें बस एक ही जवाब मिल रहा था। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later.
इस वजह से पुलिस वाले कावेरी की फैमिली की डिटेल्स निकलवाते हैं और उनसे मिलकर पूछताछ करना शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को ये पता चलता है कि कावेरी खुद 17 मार्च 2009 से मिसिंग है। पुलिस वाले हैरान थे क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था, एक औरत पहले से ही मिसिंग है एंड अनीता एक मिसिंग औरत के साथ इतनी देर तक टाइम स्पेंड कर रही थी। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था पुलिस वालों को समझ में नहीं आया। इस वजह से पुलिस वालों ने कावेरी के फोन का सीडीआर निकलवाया। जैसे ही पुलिस वालों ने कावेरी के फोन का सीडीआर निकलवाया तो वहां पे 2 अननोन नंबर सामने आए जिनके साथ कावेरी बहुत ज्यादा बात करती थी। पहला नंबर किसी विनुथा नाम के औरत के नाम पर रजिस्टर्ड था, वो कर्नाटका के पुत्तूरू के रहने वाली थी। एंड दूसरा नंबर किसी पुष्पा नाम के औरत के नाम पर रजिस्टर्ड था, वो भी कर्नाटका के कासरगोडू के रहने वाली थी। जब पुलिस वालों ने उन दोनों का डिटेल्स निकलवाया तो पता चला कि वो दोनों भी काफी महीनों से मिसिंग थे। तो पुलिस वाले जब उन दोनों नंबर का सीडीआर निकलवाते हैं तो और औरतों के नंबर सामने आए एंड वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग थे। ऐसे करते करते पुलिस वालों को 20 से ज्यादा औरतों के नंबर्स मिले जो कि कहीं ना कहीं कर्नाटका के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से मिसिंग थे या फिर उनकी लाश किसी पब्लिक वॉशरूम में पाई गई थी। जिस तरीके से औरतें मिसिंग हो रहे थे एंड उनकी लाशें जिस तरीके से मिल रही थी, इन सब का पैटर्न सिमिलर सा था एंड ये कहीं ना कहीं बता रहा था कि इन सब के पीछे हो ना हो एक ही आदमी का हाथ है। उस वजह से पुलिस वाले इस केस को एक सीरियल किलिंग के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। पुलिस इस केस को लेके एक कॉमन पॉइंट ढूंढ रही थी। तभी पुलिस वालों को ये पता चलता है कि जितने भी नंबर्स उन्हें मिले हैं वो कभी न कभी एक सेम IMEI नंबर वाले डिवाइस से एक्सेस किए गए थे। इस वजह से पुलिस वाले उस डिवाइस का IMEI नंबर ढूंढते हैं एंड उसे ट्रैक करना शुरू करते हैं। जब पुलिस वालों ने उस नंबर को ट्रैक किया तो उसका लोकेशन कर्नाटका के मंगलुरु के दर्लकट्टे नाम के एक गांव में लोकेटेड था। इस वजह से पुलिस वाले अपनी टीम को लेकर उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। जब वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वो फोन एक बच्चे के पास था। तो पुलिस वाले उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या ये फोन तुम्हारा है? तो वो बच्चा कहता है कि नहीं साहब, ये फोन मेरा नहीं है, ये मेरे मामा मोहन कुमार विवेकानंद का है। पुलिस वालों को इस केस के रिलेटेड एक प्राइम सस्पेक्ट मिल चुका था, लेकिन उनके पास उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था। इस वजह से पुलिस वाले मोहन के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। मोहन कुमार विवेकानंदा, जिसका जन्म 1963 में कर्नाटका के कन्याना नाम की जगह पे हुआ था। मोहन कुमार काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो एकेडमिकली काफी स्ट्रांग था। इस वजह से उसने जमकर पढ़ाई की एंड अपनी BA की डिग्री कर्नाटका के उपिनंगड़ी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में कंप्लीट करता है। उसके बाद मोहन को उसका पहला सरकारी जॉब मिलता है, जो कि दक्षिण कन्नड़ा के शिरडी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर का था। मोहन की पहली शादी उसी की स्टूडेंट मेरी नाम की एक लड़की से होती है, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। उसके बाद मोहन ने मंजुला नाम के औरत के साथ दूसरी शादी की। दूसरी शादी के बाद मोहन को 2 बच्चे भी होते हैं। देखने से लग रहा था कि मोहन एक फैमिली गाय है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था। इस वजह से पुलिस वालों को ये समझ में आ चुका था कि मोहन काफी शातिर आदमी है। इस वजह से पुलिस वाले मोहन के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करते हैं। पहले पुलिस मोहन का करंट यूजिंग कॉन्टैक्ट नंबर का पता लगाकर उसे मॉनिटर करना शुरू करते हैं, जैसे कि मोहन किससे बात कर रहा है, कब तक बात कर रहा है एंड ऑल। 2-3 दिन मॉनिटर करने के बाद पुलिस वालों को मोहन के CDR में एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। जिस तरीके से बाकी विक्टिम्स के अक्यूज ने उनसे कॉल पे बात किया था, उसी सिमिलर पैटर्न में मोहन भी किसी सुमित्रा नाम के औरत के साथ बात कर रहा था। इस वजह से पुलिस वाले सुमित्रा के डिटेल्स निकलवाते हैं एंड उसे पूछताछ करने उसके घर निकल जाते हैं। जब पुलिस वाले सुमित्रा से मिलते हैं तो उसे पूछा जाता है कि क्या तुम किसी मोहन कुमार नाम के आदमी को जानती हो? तो सुमित्रा कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नाम के आदमी को नहीं जानती हूँ। तो पुलिस वाले मोहन कुमार का फोटो दिखाते हैं। जैसे ही सुमित्रा ने उसका फोटो देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस आदमी को वो फोटो में देख रही थी वो आदमी को वो जानती थी, लेकिन उसका नाम जो पुलिस वाले बता रहे थे वो नहीं था, बल्कि उसका नाम कुछ और ही था। पुलिस वालों को ये समझ में आ चुका था कि मोहन का अगला टारगेट सुमित्रा ही थी। इस वजह से पुलिस वाले सुमित्रा को मोहन का सारा सच्चाई बता देते हैं। सच्चाई सुन के सुमित्रा काफी डर चुकी थी एंड उस सिचुएशन में सुमित्रा अकेली ही थी जो पुलिस वालों को मोहन को पकड़ने के लिए हेल्प कर सकती थी। स्टार्टिंग में सुमित्रा ने पुलिस वालों को हेल्प करने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ पर 20 से ज्यादा औरतों की जान का सवाल है तो सुमित्रा पुलिस वालों को हेल्प करने के लिए मान जाती है। पुलिस वाले सुमित्रा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि इतने दिन तक तुम किस तरीके से मोहन से बात करती थी, ऐसे ही मोहन के साथ तुम बात करती रहो। हम सब कुछ मॉनिटर करते रहेंगे एंड तुम्हारे आसपास पुलिस भी मौजूद रहेगी एंड तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। इस वजह से सुमित्रा पुलिस वालों की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करती है। वो हर रोज मोहन से अच्छी तरीके से बात करती है एंड एक दिन मोहन सुमित्रा को भागकर शादी करने के लिए कन्विंस करता है। सुमित्रा ने पुलिस वालों को इसके बारे में बता दिया था एंड पुलिस वाले भी तैयार थे कि जब सुमित्रा मोहन से मिलेगी तभी वो मोहन को अरेस्ट कर लेंगे। 21 अक्टूबर 2009
मोहन कुमार सुमित्रा को कॉल करके कहता है कि वो बस स्टैंड तक पहुंच जाए ताकि वो दोनों घर छोड़ के भाग सके। जैसे ही सुमित्रा बस स्टैंड पहुंचती है तो मोहन भी सुमित्रा से मिलने आता है। उसी टाइम पे कर्नाटका पुलिस ने मोहन को चारों ओर से घेर लिया। जब मोहन की तलाशी की गई तो उसके पॉकेट से साइनाइड की गोलियां भी पाई जाती है एंड इन्हीं एविडेंस के बेसिस पे उस दिन मोहन कुमार को अरेस्ट किया गया। मोहन 22 टू 35 के एज ग्रुप वाले औरतों को अपना टारगेट बनाता, जो कि लोअर कैस्ट से होती थी या फिर जिनकी शादी डावरी ना देने की वजह से रुकी हुई होती है। शुरुआत के दिन मोहन उन औरतों के साथ एज अ फ्रेंड बात करता। बात करते करते वो उन औरतों की पर्सनल डिटेल्स जानता। उसके बाद वो अपने आइडेंटिटी को उन डिटेल्स के अकॉर्डिंगली चेंज करता, जैसे कि सेम कैस्ट का होना या फिर सेम रिलीजन का होना। वो उन औरतों के लिए एक फेक पर्सनालिटी बनाता, जो कि उन औरतों के हिसाब से वो उनके लिए परफेक्ट होता है। एंड मोहन उन औरतों को धीरे धीरे से इस तरीके से मैनिपुलेट करता कि वो औरतें मोहन से अंधा प्यार करने लग जाते थे। मोहन उनसे कहता कि वो एक सरकारी ऑफिसर है एंड वो काफ़ी मॉडर्न ख्यालों वाला है। वो डावरी जैसे चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता। उसे बस एक सच्चा प्यार चाहिए जो कि उसके हाइस एंड लोस पे उसके साथ हो एंड जिंदगी भर उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जिए। इसलिए वो लड़कियां मोहन की हर बात सुनते थे। मोहन उन लड़कियों को अपने ही घर वालों के खिलाफ मैनिपुलेट करता। जब मोहन को ये कंफर्मेशन मिल जाता कि वो लड़कियां इस हद तक मैनिपुलेट हो चुके हैं कि वो मोहन की हर बात सुनने के लिए तैयार है, तो मोहन एक गेम शुरू करता। मोहन उन औरतों से कहता कि उसके घर वाले उसके जैसे ओपन माइंडेड नहीं है, इस वजह से वो शादी के लिए मना करेंगे। इससे पहले वो मना कर दे हमें भागकर शादी करना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं ना कहीं मान सकते हैं। लड़कियां भी मोहन की बातों में आकर उसके साथ भाग के शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भागने से पहले मोहन उन औरतों से कहता कि हमें बाहर जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, हमें नया घर बसाना है, इसके लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। इसलिए उन्हें अपने घर से कुछ पैसे एंड जेवर चुरा के ले आने के लिए कहता था। औरतें भी मोहन की बातों में आकर अपने ही घर से कुछ जेवर और पैसे लेके घर पे एक लेटर भी छोड़ के उसमें ये साफ साफ लिखा होता था कि वो अपने मर्जी से भाग रही है एंड उसे ढूंढने की कोशिश या फिर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना की जाए। ऐसा एक लेटर वहाँ पे छोड़कर वो लड़कियां मोहन के साथ अपने ही घर पे चोरी करके भाग जाते थे। मोहन उन औरतों को उनके होम टाउन से काफ़ी दूर ले जाता। वो उन्हें ऐसी जगह ले जाता जहाँ पर उनके पहचान वाले कोई भी ना हो। वहाँ पर मोहन एक होटल बुक करता एंड पूरी रात वो उन औरतों के साथ टाइम स्पेंड करता। उसी टाइम पे मौका ढूंढ के मोहन उन औरतों के साथ फिजिकल भी हो जाता था एंड जानबूझ के वो उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करता था। अगले दिन शादी के लिए जाते वक्त मोहन उन औरतों से कहता कि बाहर चोरी का खतरा हो सकता है, इस वजह से जेवर और पैसे वो होटल में ही छोड़ के जाएंगे। मोहन की बात मान के वो मंदिर जाने के लिए वहाँ के बस स्टैंड तक पहुँच जाते। बस स्टैंड पहुँचने के बाद मोहन उन औरतों से कहता कि कल रात जब वो फिजिकल हो रहे थे तब मोहन ने कुछ गड़बड़ कर दी है, इस वजह से प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है एंड उस टाइम पे वो दोनों प्रेगनेंसी का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मोहन उन औरतों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देता एंड उनसे कहता कि इसे खाने के बाद वॉमिटिंग का सेंसेशन हो सकता है, इस वजह से तुम्हें ये पिल किसी वॉशरूम में जाकर ही खाना पड़ेगा। मोहन की बात मानकर वो औरतें वो पिल्स लेते एंड सीधा वहाँ के पब्लिक वॉशरूम में चले जाते, अपने आप को अंदर से लॉक करते एंड वो पिल कंज्यूम कर लेते। जैसे ही वो पिल खाते कुछ ही सेकेंड्स में उनकी सांसें रुक जाती, क्योंकि मोहन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर साइनाइड लगा कर देता था। जैसे ही वो औरतें उस पिल को खाते तो उनके सेल्स के ऑक्सीजन इनटेक क्लोज हो जाता था। इस वजह से कुछ ही सेकंड्स में वो औरतें उसी वॉशरूम में अपनी आखिरी सांस लेते। मोहन वहाँ बाहर खड़ा रह के वेट करता। जैसे ही वॉशरूम के आसपास कोई तमाशा होता तो मोहन को एक कंफर्मेशन मिल जाता था कि जिस काम के लिए वो वहाँ पे आया था वो काम हो चुका है। उसके बाद वो होटल रूम जाता एंड सारे जेवर और पैसे लेके वहाँ से चला जाता था। जब पुलिस वालों को उन औरतों की लाश मिलती तो उन्हें लगता कि ये एक सुसाइड केस है एंड लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए भी उस शहर में उनके पहचान वाले कोई नहीं होते थे। इस वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में लाश को अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। रही बात उन लड़कियों की पेरेंट्स की, वो तो सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसी डर में वो लोगों के साथ इसके बारे में शेयर करते ही नहीं थे। इस वजह से इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता था एंड वो अपने आप को ये तसल्ली देते कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है एंड वो खुश है। लेकिन असल में उन लोगों ने अपनी बेटी को खो दिया था, इसलिए मोहन के विक्टिम्स के नाम सामने ही नहीं आते थे एंड मोहन 2003 से लेकर 2009 तक ऐसे 20 से ज़्यादा औरतों के साथ करता गया एंड इसके बारे में किसी को पता तक नहीं चला।
मोहन कुमार विवेकानंद को 2013 में कर्नाटका हाईकोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुनाई थी, लेकिन 2017 में मोहन कुमार की सज़ा कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सुनाई गई। फिलहाल मोहन कर्नाटका के बेलगावी के हिंदलगा जेल में अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट रहा है। इस केस के ऊपर रिसर्च करते टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि किसी के ऊपर भरोसा या फिर प्यार करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि इंसान जब अपने मतलब पे आता है तो वो आपको धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। आपको क्या लगता है कि जो सज़ा मोहन को सुनाई गई है वो उसके गुनाह के हिसाब से उसके लिए सही था? वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं यहाँ पे कंसिस्टेंटली ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लाता रहता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय।